प्रिय विद्यार्थियों, आज की एक नई कक्षा हम उसी प्रकरण को लेकर आए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। और देखिए, हिंदी व्याकरण जैसा कि आप सभी जानते हैं चल रहा है हमारा, और हिंदी व्याकरण में आज हम एक नया बिंदु लेकर आए हैं, प्रशासनिक शब्दावली। शब्दावली आपके पाठ्यक्रम में शब्दावली से संबंधित, शब्दकोश से संबंधित एक टॉपिक और प्रकरण लगा हुआ है। हम उसी को समझने का प्रयास करते हैं। इसके हमने 2 खंड किए हैं, इसलिए भाग 1 है ये, शब्दकोश भाग 1। और 2 खंड ऐसे हैं कि शब्दकोश में अंग्रेजी के शब्द भी आएंगे और आपको हिंदी में उनका अर्थ लिखना है। और दूसरा एक प्रकार और है जो हम आगे वाली क्लास में लेके आएंगे कि शब्दकोश से संबंधित और कौन सी बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, संभावना है। हमारी कोशिश भी है कि पाठ्यक्रम में जितना कुछ भी लिखा हुआ है या संकेत किया गया है वो सब हमारी पहुंच से दूर नहीं रह जाएं। हमारी पहुंच वहां तक अवश्य पहुंचे जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। और ऐसा ही कुछ देखिए, हिंदी में ये एक नया प्रकरण है। व्याकरण आदि से जो आप परंपरा से पढ़ते आए हैं उनसे भी हट के, लकीर से हटकर भी ये प्रकरण है, क्योंकि भाषा तो हिंदी है लेकिन अंग्रेजी के शब्द आएंगे और उसका हिंदी में अर्थ लिखना है। और इसी की बात करें कि आपको ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी क्या, इनकी स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी क्या, कोई आवश्यक नहीं है। आपको अंग्रेजी की तरह इनकी स्पेलिंग याद नहीं करनी है, भले ही इनका उच्चारण भी आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर समझना है कि अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है उसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं। और दूसरी बात जो इनसे निकल के आती है वो ये कि अंग्रेजी की एक मीनिंग के कई अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसके अर्थ प्रकट हो सकते हैं। आपको सिर्फ प्रशासनिक शब्दावली की तरफ ही देखना है। जैसे एक अंग्रेजी में एक मीनिंग है ACT, एक्ट। अनेक संदर्भों में अनेक अर्थ इसके करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अर्थ याद करने पड़ेंगे, इसकी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, ACT ऐसा होता है, और जितने भी इसके अर्थ हैं वो सारे याद करने पड़ेंगे। नहीं, आपको केवल प्रशासनिक, क्योंकि पाठ्यक्रम में भी यही है और हमारे हिंदी के शब्दकोश में भी यही चीज आती है कि प्रशासनिक शब्दावली में कौन कौन से शब्द होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं और जिनका हिंदी में अर्थ हमें आना चाहिए, या यूं कहें कि उनकी अंग्रेजी भी हमें आनी चाहिए। तो उन्हीं संदर्भ में हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी स्पेलिंग भी लिखी है और जिनका अर्थ भी लिखा है। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, भले ही आपकी अंग्रेजी कमजोर हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि आपकी हिंदी तो अच्छी है, आप सोचेंगे कि अंग्रेजी को छोड़कर मैंने हिंदी भाषा और हिंदी लैंग्वेज का चयन किया है और फिर भी क्या मुझे अंग्रेजी के इन मीनिंगों को याद करना पड़ेगा या अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी? नहीं, सीखने की आवश्यकता है, ये मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं। आपको सिर्फ इतना अनुमान रखना है कि अंग्रेजी में ये शब्द है तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है। विकल्प आपके सामने होंगे और विकल्पों की तलाश आपको प्रशासनिक शब्दावली की तरफ ही करनी है। भले और किसी क्षेत्र में उसे और किसी नाम से पुकारा जाता हो या और किसी नाम से भी उसका प्रयुक्त होता हो, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में इसका अर्थ क्या होता है, और वो ज़्यादा नहीं है शब्दावली, और वो इसलिए भी आवश्यक है कि आप इस क्षेत्र में जा रहे हो तो इस शब्दावली का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। भले ही आप हिंदी भाषी हैं लेकिन अंग्रेजी का इतना सा ज्ञान तो होना चाहिए। और अंग्रेजी का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और हर जगह हम जाएंगे तो अंग्रेजी के कई शब्दों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हम ये हवाला नहीं देंगे कि हम हिंदी भाषी हैं और अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हम उस अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको अंग्रेजी बोलनी है
पूरी तरह समझनी है, लिखनी है। हम सिर्फ उस काम चलाऊ अंग्रेजी की बात कर रहे हैं कि हमारी हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी के कुछ शब्द होंगे, उनका भी अर्थ आपको आना चाहिए, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम जिस भी प्रकरण को पढ़ रहे थे, उस प्रकरण का एक बार अंग्रेजी में भी हम उसका अर्थ देख रहे थे, ताकि वो भी पता हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें ये तो पता है कि हिंदी व्याकरण होती है, लेकिन ये भी पता हो कि व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। तो इतना सा थोड़ा सा आपको ज्ञान अंग्रेजी का भी रखना है, ज़्यादा इसकी गहराई में हमें जाना भी नहीं है। और कुछ चुने हुए और कुछ प्रसिद्ध शब्द हम आपके सामने लेकर आए हैं, कुछ आप सुनने के बाद भी याद करने का प्रयास करें, कुछ को आप अपने तरीके से देख करके उसको स्थापित करने का प्रयास करें, और हिंदी के इन शब्दों को विशेष तौर से याद रखें, ताकि कभी भी अंग्रेजी की स्पेलिंग आए तो आप उसको हल कर सकें। कुछ स्पेलिंग ऐसी है कि उनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, तो आप उस फेर में भी नहीं पड़ जाएं, कहीं अर्थ का अनर्थ नहीं कर दे, ये भी थोड़ा सा देखना है। और देखिए, शुरुआत करते हैं। भले ही मैंने कहा ना अंग्रेजी की स्पेलिंग आपको नहीं आती हो, उसका शुद्ध उच्चारण आपको नहीं आता हो, लेकिन थोड़ा सा अनुमान आपको अवश्य होना चाहिए कि हाँ, इस अनुमान से ये शब्द ऐसा होता है और इसका अर्थ ये होता है हिंदी में, इतना याद रखना। जैसे त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना आदि, और बहुत ज़्यादा काम में आता है। कई बार क्या होता है कि हम हिंदी में कुछ लिख रहे हैं तो भी अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख करके प्रयुक्त करते हैं। जैसे हमने रद्द करना लिखना था और रद्द नहीं लिख करके उसी में हमने कैंसिल लिख दिया, कैंसिल, और ऐसे लिखा है। अब हम ये तो जान रहे हैं कि ये शब्द तो अंग्रेजी का है, लेकिन इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। और अब इसको ये नहीं कहेंगे कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन लिपि पूछें तो इसकी लिपि है देवनागरी। ये जरूर याद रखें, देवनागरी लिपि, देवनागरी। लेकिन देवनागरी लिपि में लिखने से ही ये नहीं हुआ कि ये अब हिंदी का हो गया, नहीं, ये मूलतः अंग्रेजी का ही है। अंग्रेजी में ही इसका उच्चारण होता है, अंग्रेजी में ही इसका अर्थ निकलता है, फिर हिंदी में आता है। तो वो थोड़ा सा हमें अवश्य ध्यान रखना है किस प्रकार से। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, और आजकल तो बहुत प्रचलन है, जैसे सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं, तो लिपि अवश्य हम हिंदी रख लेते हैं, लेकिन शब्द हमारे बहुत से अंग्रेजी में होते हैं, और सामान्य बोलचाल में भी हम उनको अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त करके बोल रहे हैं। इसीलिए शायद इनकी आवश्यकता अधिक हो जाती है कि आपको इनका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, स्पेलिंग के फेर में आपको नहीं जाना है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने किसी ने अंग्रेजी का शब्द बोला है तो आप उसे भली भांति समझ सकें, सटीक सा अर्थ निकाल सकें कि हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है। आपकी सोच और समझ के लिए वो आवश्यक है। और एबेंडन देखिए, एबेंडन त्याग देना, एबेंडन त्याग देना याद रह जाएगा। और एब्डिकेट पद छोड़ना, पद छोड़ने के लिए एब्डिकेट शब्द का प्रयोग करता है। थोड़ा सा स्पेलिंग को देखें, ABDICATE, तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है पद छोड़ना, उसके अर्थ में प्रयुक्त होगा ये शब्द, और ये बहुत प्रचलित है। जैसे एबिलिटी हम हिंदी में भी बोलते हैं, तो अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से एबिलिटी बोलते हैं, तो योग्यता। और ABLITY एबिलिटी, योग्यता। इसी से आगे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। परीक्षा में अगर एबिलिटी लिखा हुआ है तो आपको योग्यता ही अर्थ देना है। और एबोलिश समाप्त करना, और एब्रिज संक्षिप्त करना, छोटा करना। कई बार क्या होता है कि संक्षिप्त शब्द नहीं लिखा और उसको सार शब्द लिखा है, या लघु करना, संक्षिप्त करना, ऐसे कुछ शब्द लिख दिया, तो आपको उसके समानार्थी अर्थ को सही मानना है। और देखिए, एब्रोगेट का मतलब है निरस्त करना, एब्रोगेट निरस्त करना। और एब्सोकोंडर भगोड़ा, जो भाग जाएं देश छोड़कर, क्षेत्र छोड़कर, तो इसको एब्सोकोंडर बोलते हैं, एब्सोकोंडर। थोड़ा सा स्पेलिंग का अनुमान लगा लें आप, अनुमान लगा लें, फिर तो आपके सामने लिखा हुआ तो आएगा ही अंग्रेजी में, तो आपको सिर्फ हिंदी में उसका अर्थ चुनना है 4 विकल्पों में से, तो थोड़ा अनुमान हो। और एब्सोल्यूट बिल्कुल बहुत प्रचलित, स्पष्ट। और आगे देखिए, एब्सर्ड निरर्थक, एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड निरर्थक,
बेकार का, वक्र, टेढ़ा, अभद्र, शोभनीय नहीं हो तो एब्सर्ड, ऐसे कुछ मीनिंग्स, ऐसे कुछ अर्थ लिखे हुए आएंगे, आपको उनको पहचानना है। और देखिए एब्यूज, दुर्व्यवहार, सामान्यतः गाली से भी लेते हैं, बुरे शब्दों से भी लेते हैं, बुरे आचरण से भी लेते हैं, लेकिन दुर्व्यवहार एक संक्षिप्त में एक शब्द होगा, दुर्व्यवहार के लिए एब्यूज का प्रयोग करते हैं। एब्यूज, दुर्व्यवहार, सरल है, एक बार सुना, एक बार आपने भी थोड़ा सा उस दृष्टि से देखा कि हाँ इसका अर्थ यह होता है, तो मैं समझता हूं याद हो जाता है। एकेडमिक, शैक्षिक, कई बार होता है कि हमने शब्द भी बहुत सुना है और लेकिन एक सटीक शब्द हमें नहीं मिल रहा है, तो वो इसलिए जरूरी है कि सटीक ही शब्द हो। एकेडमिक, एक होता है एकेडमिक, तो वो आगे आएगा कि अकादमी होता है। कई बार होता है कि हम हिंदी में उनका इतना प्रयोग कर रहे हैं कि अब उसकी शुद्ध हिंदी हमें पता नहीं है, इसलिए भी आवश्यक है। एकेडमिक, ACADEMIC है तो शैक्षिक हो जाएगा, शैक्षिक। और देखिए अकेडमी ऐसे लिखा हुआ ACADEMY तो आपका अकादमी हो जाएगा। अकादमी बहुत प्रचलित में हम इसको बोलते हैं, चाहे आप शुद्ध हिंदी के हो तो भी अकेडमी बोलते हैं, बहुत प्रचलित है। हिंदी में कई बार लिखा हुआ भी देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, अकेडमी, ऐसे, एकेडमी ऐसे, तो इस प्रकार से। लेकिन जहां परीक्षा में फिर इससे काम नहीं चलने वाला, अब इसका शुद्ध हिंदी का अर्थ उच्चारण इसका पूछा तो आपको अकादमी याद रखना। अकादमी बहुत सरल है कि आप एक बार इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। और देखिए एसएस, एसएस का अर्थ प्रवेश भी होता है और पहुंच भी होता है। एसएस कि हाँ ये एसएस हो चुका है, मैं ऐसा एसएस कर सकता हूं, तो इस अर्थ में एसएस का मतलब वहां तक पहुंचना और वहां तक प्रवेश हो जाना आपका, तो एसएस ऐसे हैं। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, आकस्मिक, हम एक्सीडेंटल को अक्सर ले लेते हैं कि दुर्घटना ही हो, नहीं, आकस्मिक, क्योंकि दुर्घटना भी एक आकस्मिक है, तो इस प्रकार से एक्सीडेंटल, आकस्मिक, अचानक होने वाली घटना। और एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब शामिल करना, और एब्सॉल्व तो दोष मुक्त करना, क्योंकि इसमें सोल्व लगा हुआ है, सोल, सोल यानी हल करना होता है, और एब्सोल यानी दोष मुक्त करना। पहले से दोष था लेकिन अब उसको एब्सोल कर दिया है, उससे दोषों से मुक्त कर दिया ऐसे। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सार, एब्स्ट्रैक्ट सार। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो हैं उसको हिंदी में किस प्रकार से याद रखना है, ये हम उदाहरण हम देख रहे हैं। थोड़े से उदाहरण और देखिए आगे, और ये देखिए अकाउंट, लेखा। अकाउंट का वैसे कई संदर्भों में कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको शब्दकोश की पारिभाषिक शब्दावली में लेना है और आपको जिस रूप में उसको बताना होता है वो यही होगा, लेखा। हो सकता है और कुछ भी लिखा हुआ हो, तो आपको इसको अकाउंट से यहाँ लेखा से लेना है। और अकाउंटेबल ऐसा ही इसी से कुछ बनाया गया है, अकाउंटेबल आगे लगाकर। तो अब आप ये नहीं सोचे कि अब लेखा से ही हमें संबंधित निकालना है, अब उसका हो जाएगा उत्तरदायी, उत्तरदायी, अकाउंटेबल, उत्तरदायी, जो जवाबदेह है तो अकाउंटेबल। अचीव हासिल करना प्रचलित है, और एक्नॉलेज प्राप्ति सूचना, प्राप्ति सूचना के लिए इसको। एक्यूपेशन अधिग्रहण कर लेना। एक्ट ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एक्ट का देखो दो संदर्भ में अलग अलग अर्थ है, अधिनियम भी है, एक्ट इतना, एक्ट आदि, या एक्ट का मतलब कार्य भी है। विकल्प के अनुसार आप इसका चयन करेंगे। एक्ट इन दो में से करेंगे, अन्य में से आप नहीं करेंगे। एक्ट के 8 से 10 अर्थ हो सकते हैं। एक्शन देखिए, एक्शन कार्रवाई, कार्रवाई की, किसी भी कार्रवाई की आगे अग्रिम उसकी करना, तो एक्शन कहते हैं उसको। एक्शन का मतलब यहाँ कोई तरीका नहीं है कि आप किसी और क्षेत्र में चले जाएं कि हाँ वो एक्शन है, ऐसा कर रहा है या संकेत कर रहा है, हाव भाव आदि है, वो नहीं होगा, क्योंकि शब्दावली के संदर्भ में कार्रवाई होगा, एक्शन, कि उसके विरुद्ध एक्शन लिया गया आदि। आप हमेशा याद रखें पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, वो अंग्रेजी की वो मीनिंग नहीं है कि आप उसका अलग से अर्थ ले रहे हैं। हो सकता है कि आप व्यवहार में और कोई अर्थ इसका निकाल रहे हो, वो यहाँ प्रयुक्त नहीं होगा, वो आपका जवाब भी नहीं हो सकता। आगे देखिए एड्रेस, एड्रेस का यहाँ अर्थ निकलेगा संबोधन,
कि जैसे राष्ट्रपति ने लोकसभा, राज्यसभा को या संसद को एड्रेस किया, तो इस प्रकार से यहाँ संबोधन है। संबोधन, कोई सभा को, बहुत से लोगों को उद्बोधन करना आदि करना, संबोधन। यहाँ पता भी होता है, देखो एड्रेस का मतलब पता, बहुत प्रचलित भी है, हम इसका ये अर्थ नहीं निकालेंगे, यहाँ इसके लिए कोई स्थान रिक्त नहीं होगा। उद्बोधन से या संबोधन आदि से इसका अर्थ निकलेगा। एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर, और देखिए एडमिनिस्टर है, ये काफी बार अनेक प्रकार से थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर करके आपसे अर्थ पूछ सकते हैं। आप एक ही से रूढ़ होकर के ये नहीं निकालें कि क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ा और उसका अर्थ कर दिया, नहीं। आप देखिए एडमिनिस्टर है तो इसका मतलब है प्रशासन करना। एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन से ही बना है, लेकिन एडमिनिस्टर प्रशासन करना, प्रबंध करना, व्यवस्था करना आदि से है। एडॉप्ट का मतलब तो गोद लेना ही होता है। कई बार ये भी होता है कि हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर पढ़ पाते सही उच्चारण तो हम अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार अंग्रेजी में सुना हुआ है कि इसका अर्थ ये होता है, तब तो हमें पता है। तो थोड़ा सा ये भी आप उच्चारण में भी थोड़ा ध्यान दें कि एडॉप्ट यानी गोद लेना, और बहुत बार बोलते हैं हम। अफेयर्स, अफेयर्स यानी मामले हैं। यहाँ हो सकता है किसी अलग क्षेत्र में अलग अर्थ निकले, लेकिन मामले, मामलात, मामले आदि से संदर्भ अफेयर्स होगा। और यह है एजेंडा, कार्यसूची, किसी प्रकार के कार्यों की सूची बनाई जाती है मीटिंग से पूर्व आदि, तो उसको एजेंडा कहते हैं, एजेंडा। और देखिए एलाइज, उपनाम, उर्फ, उर्फ तो बहुत कम आपको पूछा जाएगा, विकल्प में नहीं होगा, उपनाम होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ऐसे लिख दिया, रोहित शर्मा। अब आपसे पूछे कि एलाइज, तो ये शर्मा हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा आगे का नाम। सरनेम भी कहते हैं इसको दूसरे प्रचलित शब्द में, तो ये भी आप याद रख लेंगे। एलिगेशन, आरोप, एलिगेशन आरोप सरल है, आप उच्चारण करके भी देख लें और एक बार स्पेलिंग को देख करके थोड़ा सा स्थापित कर लें एक दूसरे को। जरूरी नहीं आप सारी स्पेलिंग अच्छे से याद करें, लिखी हुई तो आपको आएगी, आपको तो बस पहचान करनी है। अनाउंस, बत्ता, अनाउंस, अनाउंसमेंट, ऐसे कोई शब्द अलग भी विकृत कर सकता है, तो आप उसको उसी अर्थ में, अनाउंस यानी बत्ता है। अब उसके आगे कुछ लगाते हैं तो फिर अलग अर्थ हो जाएगा। एनालिसिस, विश्लेषण हो जाएगा, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, ऐसा कुछ अर्थ है। एनेक्जर, संलग्न, एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर कुछ भी ए बी ऐसे लिखा है, इसका मतलब संलग्न है कि उसके साथ में ये लगाना है या ये लगा हुआ है, तो एनेक्जर। अप्रूवल, अनुमोदन। अब देखिए ये खूब बार हम प्रचलित करते हैं, अप्रूवल, अप्रूवल हो गया है, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ फिर चयन करना है। थोड़ा सा इसको याद रख लें, ये बहुत अच्छी तरह आपको याद है, तो इसको एक बार और देख लें। अनुमोदन कहते हैं, अप्रूवल, अनुमोदन। तो इस प्रकार से भी आप इनको थोड़ा देखें। एक या दो आपके प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं ऐसे। और देखिए आर्ग्यूमेंट, बहस, आर्ग्यूमेंट बहस करना। असेसमेंट, मूल्यांकन, बहुत प्रचलित है असेसमेंट, मूल्यांकन, लेकिन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यही अर्थ होना चाहिए, आप इसके और कोई समानार्थी अर्थ नहीं दे सकते। जैसा कि मैंने बताया कि एक मीनिंग के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं प्रयुक्त के आधार पर, लेकिन यहाँ हम एक ही फील्ड और एक ही क्षेत्र ले रहे हैं, तो आप इसी अर्थ को याद रखें। जैसे आर्ग्यूमेंट तो बहस होगा, असेसमेंट तो मूल्यांकन ही आपको रखना है याद। एश्योरेंस, बीमा, हम चाहे कुछ भी उच्चारण करें, इंश्योरेंस वगैरह, लेकिन एश्योरेंस तो बीमा, और स्पेलिंग भी ये इस प्रकार से होगी। ऑडिट, लेखा परीक्षा, ऑडिट लेखा परीक्षा। ऑथोरिटी, प्राधिकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑथोरिटी प्राधिकारी होगा। और ऑटोनोमस, स्वायत्त, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, खूब प्रचलित है ऑटोनोमस, लेकिन स्वायत्त, स्वायत्त इसका अर्थ होगा, सटीक शब्द होगा स्वायत्त, आप याद रखेंगे। और बेल, इसका उच्चारण ही बेल है, और बेल यानी जमानत होती है, जमानत को बेल कहते हैं। और बैन है ये, BAN, बैन, बैन बोलते हैं, बैन यानी निषेध, रोक, निषेध आदि बैन होता है। और बार, जैसे इसके पहले भी कुछ सब डी बार ऐसे लगा देते हैं, लेकिन बार का अर्थ होता है रोक, रोक, रोकना, बार कहते हैं उसको, बार का शाब्दिक अर्थ रोक है। और देखिए बैरियर, बैरियर अवरोध है,
अवरोध, बैरियर यानी सीधा मार्ग नहीं है, जैसे रोड पर भी बैरियर लगा दिए, इसका मतलब अवरोध है, कुछ ना कुछ है उससे, तो बैरियर का अर्थ होगा अवरोध। आपको बस इसी पर ध्यान देना है, शब्द यही होना चाहिए। हो सकता है विकल्पों में इससे मिलता जुलता और भी शब्द लिख दें तो आप उनमें भ्रमित नहीं हो। और देखिए बेंच यानी न्यायपीठ, बेनिफिशियली लाभार्थी, बेनिफिशियली लाभार्थी, ये खूब प्रचलित, लेकिन इसको इसके साथ में याद रखना है, चाहे 2 से 3 बार उच्चारण कर लें तो भी कई बार याद हो जाता है। और बिड यानी बोली, बिड बोली, BID, ब्लेम यानी दोषी, ब्लेम करना या ब्लेम तो दोषी हो जाएगा। बार्गेन, बार्गेन सौदा, सौदा व्यापार आदि, तो सौदा से संबंधित है बार्गेन, सौदा। और बोर्ड, बहुत से सरल शब्द भी कई बार आ जाते हैं और हम वो गलत कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बोर्ड का मतलब होता है मंडल, मंडल हो सकता है अलग अलग अर्थ दिए हुए हों और आप समझें कि बोर्ड तो खूब प्रचलित है, खूब जानते भी हैं, लेकिन सटीक शब्द इसके लिए मंडल ही होगा, मंडल। और देखिए बॉडी, बॉडी का मतलब यहां संस्था होगा, यहां शरीर नहीं है और कुछ अर्थ नहीं है, यहां संस्था है, जैसे एटोनोमस बॉडी तो स्वायत्त संस्थान आदि के लिए इसका होगा। बाइकआउट है, बाइकआउट करना, बहिष्कार करना, बहिष्कार करने के लिए बाइकआउट करना, जैसे संसद से बहुत से जो MP हैं वो बाइकआउट कर गए तो बहिष्कार कर गए हैं। और देखिए कुछ शब्द हैं, ब्राइब, रिश्वत, रिश्वत लेना ब्राइब कहते हैं। कैबिनेट, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल, अब हो सकता है कि मंत्री परिषद लिखा हुआ हो यहाँ, या और कुछ मंत्रियों का समूह है, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो आप उसमें नहीं उलझें, केवल मंत्रिमंडल, कैबिनेट। और देखिए काडर है और संवर्ग बोलते हैं इसको, संवर्ग, काडर। कैपिटल, पूंजी, कैपिटल राजधानी भी है, लेकिन केवल आपको रखना है पूंजी, रुपए, धनराशि आदि के लिए कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं। ये केस है, मामला होता है केस, वो केस नहीं है, एक होता है CASH, उसके लिए नकदी का प्रयोग पड़ता है, नगद आदि के लिए, लेकिन ये है CASE, इसका फिर भी आप एक बार देखकर याद रख सकते हैं। और देखिए कैजुअल, आकस्मिक, कैजुअल भी आकस्मिक होता है। और सर्कल है अंचल, अंचल क्षेत्र विशेष को सर्कल बोलते हैं। और सर्कुलेशन, प्रचलन, सर्कुलेशन का मतलब है प्रचलन। और क्लिनिक बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी में भी हम लिख देते हैं क्लिनिक, लेकिन इसका अर्थ होता है निदालय, निदानालय। और निदानालय निदान आलय से बना है, या जहां पर इलाज हो, जहां निदान हो, तो ऐसे निदानालय। कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट संविदा के लिए प्रयुक्त होता है। और कन्वे, सूचित करना, कन्वे, सूचित करना, कन्वे किया, कन्वे आदि। तो आप इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ने लग जाएंगे ऐसे, तो स्वतः कुछ याद होने लग जाएंगे। कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन का अर्थ है यहां निगम, याद रखना बोर्ड का अर्थ है हमने मंडल लिया था, लेकिन यहां कॉरपोरेशन का मतलब है निगम, और यही अर्थ होगा, और कुछ अर्थ इसका नहीं हो सकता। डिफेंस, रक्षा, केवल डिफेंस ही रखा है तो आपको रखना है केवल अर्थ है रक्षा। और देखिए डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधि, डेलीगेशन प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व आदि के लिए प्रयुक्त है। डिलीवरी है वितरण। और आगे है डेमोट, डेमोट पदाउन्नत, यानी पद से उसको और नीचे वाले पद पर ले जाते हैं तो उसको डेमोट कहते हैं, डेमोट। एक तो होता है प्रमोशन और एक होता है डेमोट। तो पदाउन्नत थोड़ा हिंदी का शब्द और कठिन शब्द, लेकिन इसी अर्थ में आप यही याद रखें, पदाउन्नत। डेपुटेशन, और देखिए पद प्रतिनियुक्ति होगा, डेपुटेशन का हिंदी अर्थ होगा प्रतिनियुक्ति। और यह है डेप्यूटी, डेप्यूटी का मतलब है उप। आगे कुछ अलग लगा हुआ था तो फिर वो उसका भी अर्थ निकाल कर करना है, जैसे डेप्यूटी इंस्पेक्टर तो फिर आपको करना है उप निरीक्षक, इस अर्थ में करना है। आप इतना समझ ले कि इसका अर्थ उप निकलेगा और आगे वाले का अर्थ जो होगा वो अलग से निकलेगा। ये कुछ वो अर्थ हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और देखिए हम यही जानने का प्रयास करेंगे परीक्षा में कैसे पूछते हैं और कैसे हमें इनको याद करना है।
तो एक अभ्यास के माध्यम से हम थोड़े से एक नमूने के तौर पर देखते हैं परीक्षा में किस प्रकार का सवाल आएगा और कैसे पूछेंगे और कैसे विकल्प होंगे। उदाहरण देखिए, नंबर 1 पर अप्रूवल, ये आपको मीनिंग लिख दी गई है अप्रूवल, और इसी के बारे में पूछ लिया गया आपसे कि इसका अर्थ होगा, और 4 विकल्प हैं। अब देखिए बहुत मिलते जुलते से विकल्प हैं, अनुमोदन, अनुसरण, अवनति और प्राप्त करना। तो आप इसको सोच विचार करके उत्तर दें। शीघ्रता से और जल्दबाजी में देंगे तो आपको शब्द पूरा पढ़ा भी नहीं और अलग ही अर्थ निकाल दोगे। अभी थोड़ी देर पहले ही ये शब्द आया था, अप्रूवल का अर्थ है अनुमोदन, बिल्कुल सही है, अनुमोदन। अनुसरण नहीं होगा, अवनति भी नहीं होगा और प्राप्त करना भी नहीं होगा, अनुमोदन होगा, अप्रूवल। आगे देखिए, एड्रेस का अर्थ होगा, और इसमें देखो संबंध भी लिखा है, पता भी लिखा है, संबोधन भी लिखा है, निवास भी लिखा है। अब ये देखिए, आप जल्दीबाजी में रहेंगे और इस बात को समझ नहीं पाएंगे तो हो सकता है इसको टिक कर दो तो गलत हो जाएगा, संबोधन होगा। एड्रेस का अर्थ है, हम पारिभाषिक शब्दावली में संबोधन से लेंगे, ये आप विशेष तौर से याद रखें। बोर्ड का अर्थ भी पूछ लिया है, और निगम भी विकल्प में, कार्यालय भी है, आयोग भी है, मंडल भी है। हम अगर इसको देखा नहीं और याद नहीं किया तो हम सोचेंगे बोर्ड तो एक कार्यालय होता है या फिर निगम होगा, ऐसे सारे विकल्प एक से लगेंगे, लेकिन इसका तो एक ही अर्थ होगा, विकल्प तो उत्तर एक ही होगा, वो होगा मंडल, बिल्कुल मंडल। थोड़ी देर पहले देखा भी था। काडर देखिए, काडर का अर्थ आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, कार्य, वर्ग, संवर्ग और पद। बिल्कुल संवर्ग होगा, वर्ग नहीं होगा, संवर्ग होगा, और यही इसका उत्तर है। कुछ को आप बहुत सावधानी से और अच्छी तरह से याद रखेंगे। विकल्प इस प्रकार से होंगे जो नजदीक के होंगे, और आप नजदीक में समय अभाव तो होता ही है, और आप पूरा नहीं समझ पाए तो हो सकता है गलत कर दें। तो इस प्रकार से हम इनके माध्यम से ये जानेंगे परीक्षा में कैसे पूछते हैं। आगे वाली क्लास में हम इनको और भी पुष्ट करेंगे और उदाहरण लेकर आएंगे जो परीक्षा उपयोगी होंगे और महत्वपूर्ण होंगे, और उनको हम और देखेंगे। हम चाहते हैं कि परीक्षा में 1 या 2 जो भी प्रश्न आए वो किसी भी प्रकार से हमारा गलत नहीं हो, वो बिल्कुल सही हो, और इसमें कुछ नहीं है, फैक्ट है बस। अप्रूवल का अर्थ है तो एक ही अर्थ है, इसमें ज्यादा विचारना, कोई विधि सूत्र, कोई नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है अनुमोदन होता है, अप्रूवल अनुमोदन होता है, उससे काम चल जाएगा। और जारी है ये प्रकरण, आगे हम इस प्रकरण के बारे में और विस्तार से बातें करेंगे। आज की कक्षा थोड़ी छोटी है, आगे वाली क्लास और बड़ी लेकर के हमारी कोशिश होगी इस प्रकरण को पूरी तरह से हम अच्छी तरह समझें। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।